नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फ़हाद। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी इनसिक्योर क्यों है? उसने सरकार बना ली है, उसके पास नंबर भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो संसदीय परंपराओं का पालन भी नहीं कर रही है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको पता है कि 24 जून से लोकसभा का लोकसभा सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें पहले 2 दिन जो नए चुने हुए सांसद हैं वो शपथ लेंगे और ऐसे में क्योंकि अभी चयन होना है लोकसभा स्पीकर का, लोकसभा अध्यक्ष का, उससे पहले प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और नियम ये कहते हैं कि प्रोटेम स्पीकर दरअसल जो सबसे सीनियर मेंबर चुनकर आए हैं लोकसभा में उनमें से एक बनाया जाए और ऐसे में अगर हम देखें तो चुना जाना चाहिए था कोडिकुन्नील सुरेश को, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और 8वीं बार चुनकर आए हैं। लेकिन आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय परंपराओं और इन सब चीजों पर उसका कितना यकीन है और कितना वो इनको मानती है, ये सब आपके सामने है। तो उसने कोडिकुन्नील सुरेश को ना बनाते हुए उन्होंने बनाया है अभी भर्तृहरि महताब को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और 7वीं बार चुनकर आए हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी आपत्तियां जताई हैं। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है क्या कोडिकुन्नील सुरेश जो हैं वो दलित हैं? क्या इस वजह से ये किया गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी का किसी भी तरीके से जो संसदीय परंपराएं हैं उनमें क्या किसी तरह का कोई विश्वास अब नहीं रह गया है? मैं आपको बताऊं, केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संसदीय मानदंडों को नष्ट करने के का एक और प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। आखिर नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? क्यों संसदीय परंपराओं का मान नहीं रखा जा रहा है? और ऐसे में जिसमें प्रोटेम स्पीकर को सिर्फ शपथ दिलानी होती है, आखिर इतने में भी भारतीय जनता पार्टी इतनी इनसिक्योर क्यों है कि वो ये भी नहीं कर सकती कि जो सबसे सीनियर लीडर है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाए। और इसमें भी आप देखिए उसने अपने ही चुने हुए अपना ही जो मेंबर है उनको बनाया है और वो साफ तौर पर आपको दिख रहा है। और इस पर जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। आप सुनिए जयराम रमेश ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मामले पर आड़े हाथों लिया है। के सामने भर्तृहरि महताब साहब का उनको बनाया गया है। आप लोगों को इस पे ने ऐतराज इस पे दर्ज किया, आपत्ति दर्ज नहीं, ये बिल्कुल संसदीय परंपरा के खिलाफ है। देखिए परंपरा क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है और ये स्पीकर प्रोटेम है क्या, 2 दिन के लिए है, शपथ ग्रहण समारोह के लिए है। 26 तारीख को तो नया स्पीकर का चुनाव होने वाला है, 24 और 25 को सारे सांसद शपथ लेंगे और उसकी अध्यक्षता स्पीकर प्रोटेम करेंगे। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद नियुक्त किए जाते हैं। ना 18वीं लोकसभा में 2 ऐसे सांसद हैं जिनका 8 टर्म हो चुका होगा। एक तो कोडिकुन्नील सुरेश हैं कांग्रेस के, जो ये 8वां टर्म है, और दूसरा वीरेंद्र कुमार जी जिनका भी 8वां टर्म है। ना वीरेंद्र कुमार जी मंत्री बन गए हैं, मंत्रिमंडल में वो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। और पिछले लोकसभा में पिछले स्पीकर प्रोटेम वही थे। 2019 में वीरेंद्र कुमार जी ही स्पीकर प्रोटेम थे और 2014 में कमलनाथ जी थे स्पीकर प्रोटेम कांग्रेस के। इस बार देखिए कोडिकुन्नील सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है, 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि महताब को, जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। तो इसके मुझे समझ में नहीं आता है, पर मेरे मन में 2 विचार हैं। एक तो यह है कि ये टकराव की राजनीति है, ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं है। पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम हुकूमत में है, हम चलाएंगे। हालांकि जनादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ है, व्यक्तिगत उनकी हार हुई है, नैतिक हार हुई है, राजनीतिक हार हुई है। अभी वो श्री 400 नहीं है, वो श्री 240 है, 1/3 प्रधानमंत्री हैं, पर बुलडोजर की राजनीति है, बुलडोजर की मानसिकता है। तो जो मैं कहूंगा वही सही। तो 7वें टर्म के सांसद को स्पीकर प्रोटेम बना दिया है और जो
टर्म 8वां टर्म है कोड़ीकन्नल सुरेश जी की, उनको नजरअंदाज किया गया। एक और मुझे कारण मेरे मन में आता है, ये दलित विरोधी नरेंद्र मोदी हैं। कोड़ीकन्नल सुरेश दलित हैं, उनको नहीं बनाया गया है। मेहताब आपके सांसद को आपने बना दिया है, जो हालांकि अभी अभी आपके पार्टी में आए हैं। तो अभी आपने यहाँ पर सुना जयराम रमेश को, सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि क्या दलित विरोधी है नरेंद्र मोदी, इसलिए उन्होंने कोड़ीकन्नल सुरेश को नहीं बनाया क्योंकि वो एक दलित चेहरा है। संसदीय परंपराओं का किसी भी तरीके से मान नहीं रखा जा रहा है। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि बुलडोजर की ये सरकार है, उसी तरह से चलने वाली ये सरकार है और वही सब कुछ वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और बात यहीं तक नहीं है, आपको पता है कि 24 और 25 2 दिन जो सभी चुने हुए सांसद है वो शपथ लेंगे और उसके बाद असली मुश्किल भारतीय जनता पार्टी की शुरू होने जा रही है, क्योंकि उन्हें स्पीकर लोकसभा को यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष का चयन होना है, जिसको लेकर आपको पता है कि टीडीपी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो एनडीए से ही होना चाहिए, यानी टीडीपी से ही होना चाहिए। और मीटिंग्स का दौर चल रहा है। अमित शाह को उन मीटिंग्स में शामिल नहीं किया जा रहा है, या कोई इसको लेकर और कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है। और राजनाथ सिंह के घर पर इसको लेकर मीटिंग चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कोई एक नाम फाइनल नहीं हुआ है और उसके बाद होना है फ्लोर टेस्ट। और आपको पता है कि स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण है। कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की, तब भी उन्होंने कहा कि यूजीसी नेट और नीट की जो परीक्षाएं में जो लीक हुई हैं, पत्र जो लीक हुए हैं, परीक्षा पत्र, उसमें नरेंद्र मोदी जी को इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उन्हें अभी अपनी सरकार को बचाने में इंटरेस्ट है। और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि कैसे अपना स्पीकर बना ले ताकि उनकी सरकार बची रहे। इसको आप ये समझिए कि किस तरह से अभी नरेंद्र मोदी अपनी हेडलाइंस मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, योगा डे पे अलग अलग तरह के पोज दे रहे हैं। उनके मंत्री जो हैं वो योगा डे पे तमाम क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। नेता आपने देखा कि योगा के नाम पर, उनके पोजेस के नाम पर क्या कुछ मजाक हो रहा है, वो सब आपके सामने वो आप देख ही रहे हैं। और उसी सब में यानी कि इवेंट में बिजी हैं नरेंद्र मोदी, और वहां यूजीसी नेट और नीट की परीक्षाएं किस तरह से उसके पत्र लीक होते हैं और हजारों लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं है। और अभी भी आप ये देखें, एक तरह की विपक्ष का ये कहना है, कांग्रेस का ये कहना है कि एक तरह की दादागिरी का रवैया है नरेंद्र मोदी सरकार का। यही वजह है कि प्रोटेम स्पीकर भी उन्होंने अपनी मनमानी से नियमों को ताक पर रखकर बना दिया है। इसके क्या मायने, इसको कैसे देखा जाए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ संदीप मनुदनी जी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका कार्यक्रम में। मेरा सवाल आपसे ये है कि इतने इनसिक्योर क्यों है ये नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की नियमों को ताक पर रखकर, जो परंपराएं हैं, संसदीय परंपराएं, उनको ताक पर रखकर जो 8 बार के चुने हुए जो सांसद है उनको ना बनाकर, जो मोस्ट सीनियर है उनको ना बनाकर, बल्कि इसमें भी वो अपने ही किसी नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहते हैं, जिसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। आखिर इतने इनसिक्योर क्यों है वो? कायदे, कानून, नियम, परंपराएं, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन बायोलॉजिकल लोगों पे लागू होता है बुशरा जी, डिवाइन बींग्स पर नहीं लागू होता है। मोदी जी तो बायोलॉजिकल ओरिजिन के ही नहीं है, तो वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आप और हम इसमें उलझे हुए हैं। वो तो ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं कि देखो बच्चों, ये तो तुम्हारा भाग्य है कि मैं तुम्हारे बीच आ गया कुछ समय के लिए। ऑन अ मोर सीरियस नोट, बीजेपी अंडर मोदी एंड शाह, मोदी और शाह साहब वाली जो बीजेपी है, इसका लक्ष्य केवल एक है, किसी भी तरह सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना और किसी भी विपक्षी को जरा सी भी जगह नहीं लेने देना, और वो जगह संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी। संसद के भीतर माइक को म्यूट करा दीजिए, 150 लोगों को सस्पेंड करके बाहर फिकवा दीजिए, पूरे के पूरे स्पीचेस एक्सपंज करवा दीजिए, आदि 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 आदि। और संसद के बाहर लोगों को जेलों में बंद कर दीजिए, उनको बेल मिले तो ऑर्डर आने के पहले अगला अपोजिशन फाइल करवा दीजिए, एक्सेट्रा। बेसिकली इनकी पॉलिटिक्स में किसी भी तरह थोड़ा सा भी ग्राउंड दूसरे को देना, इसे हार माना जा रहा है। लेकिन मोदी जी और शाह साहब जो इसमें बेसिक गलती कर रहे हैं वो ये है कि इस अति की भी अति हो चुकी है। और अब लोगों ने, खुद उनके समर्थकों ने, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से पिछले 15 दिनों के बता रहा हूं,
खुद उनके कट्टर समर्थक ये बोलने लग गए हैं कि अब बहुत अति हो गई है। इस तरह से अगर आप हर किसी को कुचलते जाएंगे, हर परंपरा को ध्वस्त करते चले जाएंगे, तो फिर बचेगा ही क्या? और कल को जब आप सत्ता से बाहर होंगे तो जो अगला आएगा उसके पास कौन सा मोटिवेशन है इन परंपराओं का सम्मान करने का? तो ये जो राजनीति का तरीका है, ये जो राजनीतिक सोच है, मुझे नहीं लगता कि खुद आरएसएस भी इससे पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि वो खुद भी रिसीविंग एंड पर आ चुके हैं। उनको खुद को बहुत नुकसान हो रहा है इस सबसे, और उनको ये डर साफ दिखाई दे रहा है कि यदि ये ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इनकी राजनीति ही समाप्त होने के कगार पे ना आ जाए। तो 100 बातों की एक बात बुशरा जी, प्रो टेम स्पीकर के अपॉइंटमेंट के मामले में मुझे जो पहले से शक था वो सही साबित हुआ। इन्होंने बिल्कुल भी परंपरा का मान नहीं रखा, और अगर ये रख लेते तो मुझे बहुत आश्चर्य होता, क्योंकि मोदी जी ने राजनीति नहीं की है, उन्होंने कल्ट बनाया है। और आप जानते हैं कि किसी भी कल्ट में लीडर का पूरी तरह से अनअसेलेबल होना, हर तरह की कमी से परे होना, ऐसा दिखावा उसकी पहली शर्त होती है। तो ये प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति गलत तरीके से होना, गलत यानी परंपरा से विरुद्ध जाके होना, उसी अभेद्य इमेज की व्यूह रचना का ही अगला पड़ाव है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा करके वो अपनी इमेज बना के ले जाएंगे। लेकिन मोदी जी एक बात भूल गए, 4 जून से पहले का भारत अलग था और 4 जून से बाद का भारत बदल चुका है। अब मोदी जी मेजॉरिटी में नहीं है, और मोदी जी खुद बनारस हारते हारते बचे हैं, और उत्तर प्रदेश में मोदी जी की पार्टी हार चुकी है। दूसरे 2 लोग उनसे आगे निकल चुके हैं। ये बातें मोदी जी पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब वो वही करेंगे जो वो पिछले 10 सालों से करते आए, हर मौके पर विपक्ष को कुचलना। उसमें वो कितना सफल होंगे ये हम आगे बात करेंगे। जी संदीप जी, लेकिन इससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं? अभी तो उनको पता है कि बैसाखियों पर टिकी हुई उनकी सरकार है। अभी उनको पता है कि उनको बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना बाकी है। आंख बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाता, जख्म ढक लेने से वो ठीक नहीं हो जाता है, वो नासूर ही बन जाता है। तो जब ये पता है नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को कि आखिर उनके सामने एक लंबे इम्तिहानों की घड़ी है, उनके जो साथ के 3 साथी हैं जो सबसे बड़े हैं, जेडीयू, टीडीपी और उसके साथ साथ शिवसेना शिंदे ग्रुप, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई आप हमारी बातों को आपको मानना पड़ेगा। आने वाले असेंबली इलेक्शन में शिंदे ग्रुप का कहना है कि आप हमें 100 सीटें दीजिए, अजीत पवार ग्रुप कह रहे हैं कि हमें 80 से 90 सीटें दीजिए। नीतीश कुमार स्टेज पर बैठ के यूपीए के गुणगान करते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि आप झंडी दिखा रहे हैं, यहाँ पर फीता काटते हैं, उतना ही ठीक है, सारा क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। टीडीपी कह रही है कि भाई स्पीकर जो है आपको हमारा ही बनाना पड़ेगा हर हालत में, और या फिर एनडीए का, यानी कि बीजेपी की मनमानी नहीं चलेगी। ये सब कुछ वो देख रहे हैं। उसके बावजूद भी ये मनमानी करना कि विपक्ष का अगर मोस्ट सीनियर नेता है उसको प्रोटेम स्पीकर ना बनाना, क्या हासिल करना चाहते हैं इससे? क्या मैसेजिंग है कि अभी भी एक अकेला ही है, अभी भी 56 इंची है, अभी भी वही है, हमें आप हल्का मत आंकना 240 की वजह से? जी, 4 जून की शाम को मोदी जी को जो झटका लगा है वो उस झटके से उबर नहीं पाए हैं, और उससे उबरने के 2 तरीके हो सकते थे। एक, मोदी जी अपने पिछले 22 साल की राजनीतिक शैली को बदल देते और विपक्षियों को बधाई संदेश देते हुए हाथ मिलाते और बोलते चलिए जो हुआ तो हुआ, अब हम साथ मिलके एक न्यू इंडिया का निर्माण करेंगे। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने एनडीए की मीटिंग बुलाई, बीजेपी की भी संसदीय दल की मीटिंग नहीं बुलाई। उन्होंने पहले एनडीए में खुद को नेता नियुक्त करवा दिया जिसकी कोई वैधानिक मान्यता ही नहीं है, और संसदीय दल का तो लेटर भी नहीं आया उनके पास तब तक। और उसमें वो अपोजिशन को नीचा दिखाने में जुट गए कि भाई उस पार्टी को तो 2014 में, 19 में, 24 में जितनी आई मैं तो उससे ज्यादा ले आया। ये उसी दिन साबित हो गया था कि मोदी जी बिल्कुल भी बदलने वाले नहीं है। अब जैसा कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जिस रास्ते पे मोदी जी निकल पड़े हैं इसमें ये पूरी पार्टी को लेके नीचे चले जाएंगे, क्योंकि भारत वैसा देश नहीं है जहां आप एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल, एक डिक्टेटोरियल स्टाइल से थोड़ी समय के पश्चात हाँक सकते हैं। वो संभव नहीं है। आधा साल, 1 साल, 2 साल, मोदी जी तो 10 साल से कर रहे हैं। सारे संस्थानों का मटिया मेट हो चुका है। एनटीए का क्या हाल हो गया है।
और आप पता करेंगे तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स हैं, बड़े संस्थानों के मुखिया हैं, इन सब का आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड एक ही है। उसका फाउंटेन हेड है संघ, उसका फाउंटेन हेड है बीजेपी या एबीवीपी, ये सब वहीं से निकले हुए लोग। तो कॉम्पिटेंसी जांची नहीं जाती है, और एनडीए का जो हाल हो गया है वो हमारे सामने है। और जैसा आपने खुद कहा, बड़े दुर्भाग्य की और साथ ही साथ एक ट्रेजिक मजे की बात यह है कि जहां करोड़ों परिवारों में नीट और यूजीसी नेट का मातम छाया हुआ है, ये योगा डे सेलिब्रेट करने में लगे हुए हो, सेल्फीज पोस्ट। मानो संदेश जो है, आपका जो सवाल था, मैं इन सबसे परे हूं, तुम मुझे सब में मत घसीटो, मैं सिर्फ पॉजिटिव काम करता हूं और तुम पॉजिटिव देखो, तुम नेगेटिव क्यों देख रहे हो। ये सब तब तक वैलिड था बुशरा जी, जब तक वास्तविक इश्यूज इस तरह फूट फूट के सामने नहीं आए थे। अग्निवीर इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा बन गई है, रियल वेजेस का नहीं बढ़ पाना 10 साल में इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, अनियन प्राइसेस की और बाकी के इश्यू महाराष्ट्र में इतने बड़े मुद्दे बन गए हैं, नीट और यूजीसी इतना बड़ा मुद्दा बन गया, यूजीसी नेट की परीक्षा का लीक होना। ऐसे में भी वही शैली रखना कि क्या क्या गलत हुआ, कुछ भी तो गलत नहीं हुआ, ये अब बैकफायर कर रहा है। और अगर ये ऐसा ही करते रहे तो आने वाले तीनों बड़े विधानसभा चुनावों में बीजेपी की दुर्गति होना आप लगभग तय समझ लीजिए। जनता सब कुछ देख रही है, इनके समर्थक भी जो दिल से जुड़े हुए हैं वो भी बड़े अचंभित हैं कि भाई एज अ लीडर ही शुड हैव टेकन चार्ज, और ये बोलना चाहिए था कि इनमें से एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। उल्टे वो विपक्षियों पे आरोप लगाने की पेपर लीक तो इन्होंने करवाया। अरे तो गिरफ्तार कीजिए ना, कौन मना कर रहा है। आपको लगता है मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई है तो भेजिए पुलिस उनके घर। आप ये जो एक हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स आप करते थे जब आप सत्ता से बाहर थे, आप सत्ताधीश होते हुए भी वही हिट एंड रन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, इतने बड़े देश की आकांक्षाओं को 2024 में आप इस तरह नहीं चला सकते। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हम एक चीज के लिए अब मानसिक रूप से तैयार हो जाए। संसद के भीतर ये सुचारू रूप से कुछ भी चलने नहीं देंगे। ये वही पुराने तरीके अपनाएंगे जिन्हें अपनाने में अब इन्हें बहुत दुविधा होगी, क्योंकि विपक्ष भयंकर मजबूत हो चुका है। कम से कम 15 से 20 ऐसे सांसद चुनकर आए हैं जो बेहद पढ़े लिखे, धीर गंभीर, संजीदा, अनुभवी, मामलों पर पकड़ रखने वाले, बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर्स हैं। कब तक माइक बंद करोगे, कब तक मार्शलों से धक्के लगवाओगे, कब तक कैमरा दूसरे पे फोकस करवाओगे, वो दिन लग गए। लेकिन ये लोग प्रयास वही करेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक बड़ा इविल थॉट आता है ये सब देखते हुए, मैं जब कड़ियां जोड़ता हूं। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ये चाहेंगे भी कि संसद सुचारू चले, क्योंकि अगर संसद सुचारू चल गई तो विपक्ष की तो करेंसी मजबूत हो जाएगी। उनके इतने अच्छे लोग हैं, वो तो पूरा देश संसद टीवी पर देख लेगा। तो क्या मोदी जी और शाह साहब ये चाहते होंगे कि भाई प्रियंका गांधी जी के दमदार भाषण अब देश देखे, अखिलेश यादव जी अपना वहां सिक्का जमा ले, गौरव गोगोई का सिक्का जम जाए। मैं से 25 नाम अभी गिना सकता हूं। तो डिसरप्शन क्रिएट करना, जो अपोजिशन वाली बीजेपी 2008, 9, 10, 11, 12, 13 में लोकतंत्र में विपक्ष का धर्म होता है, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज, ये लंबे लंबे डींगे हाँक कर संसद चलने नहीं देते थे। अब वही बीजेपी सत्ता में शायद खुद डिसरप्शन क्रिएट करेगी, ताकि सत्रावसानी हो जाए उस दिन का कि चलो आज के संसद को आज का हम डिसॉल्व कर रहे हैं, कल सुबह मिलेंगे। तो ये हम एक विचित्र स्थिति में आ गए हैं लोकतंत्र में, जहां देश के सामने 8 से 10 बड़े मुद्दे हैं जिन पर हमारे नीति निर्धारकों के बीच अच्छी पॉजिटिव डिबेट होनी चाहिए। लेकिन अगर पॉजिटिव डिबेट हो गई तो आने वाले तीनों विधानसभा में बीजेपी का सिक्का और नीचे उतर जाएगा और देश ये देख लेगा, यार विपक्ष के तो इंडिया अलायंस के लोग इतने अच्छे हैं, चलो इन्हीं को वोट दे आते हैं। तो ये तो चाहेंगे ही नहीं कि मानसून का सेशन बहुत अच्छे ढंग से ऐसा चले। और इसीलिए लोकसभा स्पीकर का पद मुझे नहीं लगता कि मोदी जी सर्वसम्मति से किसी को देना चाहेंगे। वो या तो ओम बिरला जी को ही रिपीट करवाना चाहेंगे या अपने ही किसी ऐसे बंदे को जो उनका राइट हैंड बन के चलाए, जैसे बिरला जी ने इतने वर्षों तक चलाया। जैसा मोदी जी ने कहा, बिरला जी चुपचाप वैसा करते चले गए। जैसा मोदी जी चाहते थे
राज्यसभा के सभापति भी, चेयरमैन भी बिल्कुल वैसा, मतलब संसद बची कहां, आप मुझे बताएं। कानून जब आता है, उसका जो कच्चा मसौदा आता है, रॉ बिल व्हेन इट एंटर्स द पार्लियामेंट, हमारी परिपाटी पिछले 30 सालों की ये रही है कि वो जाता है कमेटी के पास, संसदीय समिति के पास, जिसमें सारे दलों के लोग होते हैं। उनमें से कई तो विपक्ष के नेता भी उसको हेड करते हैं, कई समितियों को। ये परंपरा भी उन्होंने खारिज कर दी, अब तो मैक्सिमम बीजेपी वाले ही हेड करते हैं। और उसमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने उस कच्चे बिल की अच्छी तसल्ली बख्श मरम्मत होती है, एक एक शब्द को पढ़ा जाता है और फिर सुधारों के साथ उसको। मोदी सरकार ने 10 में से 9 बिल कमिटीज को भेजना ही बंद कर दिया। उसका अंत परिणाम मिश्रा जी ये हुआ है, आधे पके, कच्चे पक्के बिल पास होके कानून बन रहे हैं, जिस पर बाद में कोर्ट के जजेस ये टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये कैसा कानून बना है। तो हम भारतीय लोकतंत्र के उस युग में आज हैं जहां ये सब होता हुआ हमें देखने की मजबूरी है। लेकिन मैं आशावान हूं, ये तो बहुत लंबा नहीं चलेगा। बदलाव शुरू हो चुका है, बदलाव पूरा होकर रहे। जी बिल्कुल संदीप जी, अगर मान लीजिए कि जो सहयोगी दल है उनकी नहीं मानी जाती है, तो जाहिर सी बात है उन सहयोगी दलों के पास भी और रास्ते मौजूद हैं। अभी नहीं तो हो सकता है कुछ दिन के बाद, लेकिन अगर आप इसी तरह से, चाहे मंत्रिमंडल की बात करें, जब आप अपना कैबिनेट बनाते हैं तब आप अपनी मनमानी करते हैं, स्पीकर की जब बात आती है तब आप अपनी मनमानी करते हैं। मान लीजिए, क्योंकि बीजेपी की तो पहली पसंद अभी भी ओम बिरला ही है और उन्हीं का नाम सबसे ज्यादा आगे किया जा रहा है। पुरंदेश्वरी का नाम आगे आया था लेकिन अभी वो पीछे चला गया है और अभी ये कहा जा रहा है कि अगर मजबूरी हो गई तो शायद पुरंदेश्वरी को बनाएं कि जिस पर वो कुछ कह नहीं पाएंगे, टीडीपी कुछ नहीं कह पाएगी, चंद्रबाबू नायडू कुछ नहीं कह पाएंगे। हालांकि उनका 36 का आंकड़ा है, अपनी सिस्टर इन लॉ से भी ये भी सबको पता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर इसमें भी मनमानी करती है बीजेपी, तो बीजेपी को भी तो ये पता है कि वो बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। क्या ऐसी कौन सी दुखती रग है जो उनके पास है जिससे वो इतने कॉन्फिडेंट है कि वो कुछ भी करें, ये सहयोगी दल उनसे जाएंगे नहीं उनके पास से? या फिर आपको लग रहा है कि अभी भी वही है कि शेर जिंदा है और शेर दहाड़ भी रहा है और शेर घबराया हुआ नहीं है, उसी तरह की तमाम बातें करने की उनकी कोशिश है और वही चेहरा दिखाने की कोशिश है ताकि जो उनके समर्थक हैं, जो उन ऐसे ही मोदी को पसंद करते हैं, उनको वो खुश रख सके? जी, सब इसमें 3 मुद्दे हैं। सबसे पहला, उस तथाकथित शेर को मैं शेर हूं, मैं ही शेर रहूंगा, यह बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि मोदी के ज्यादातर समर्थक, जिस दिन मोदी जी ने यह बता दिया कि मैं एक ऐसा शेर हूं जो दूसरों से दोस्ती करने में रुचि रखता है, वो शायद उनका साथ ही छोड़ देंगे। और ये हम कैसे कह सकते हैं, राइट विंग के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जिस तरह की बातें की जा रही हैं, वो देखकर समझ में आता है कि एग्रेशन बढ़ाने के लिए कहा गया है, कम करने के लिए। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ दे हैव बीन टोल्ड टू एम्प अप देयर हेट एंड वाइल रादर देन रिड्यूस इट। ये तो साफ दिखाई दे रहा है और गोदी मीडिया में भी यही दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, स्पीकर के ऊपर इस सरकार का भविष्य निर्भर करता है। मोदी जी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई न्यूट्रल व्यक्ति अगर स्पीकर बन गया तो बीजेपी के लिए संसद में भयंकर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। वो समस्याएं किस तरह की होंगी? विपक्ष के लोगों को स्पेस मिलना शुरू हो जाएगा और खुद बीजेपी वाले जब डिसरप्शन क्रिएट करेंगे तो एक अच्छा स्पीकर उनको भी रोकेगा और ऐसे 150-150 लोगों का सस्पेंशन करा के पूरी भारतीय न्याय संहिता नाम का इतना बड़ा आईपीसी को रिप्लेस करने वाला बिल आप पास नहीं करा पाएंगे। तो इनकी तो पूरी राजनीति उस पर डिपेंड करेगी कि स्पीकर कौन होने वाला है। तो शायद मोदी जी ने मन बना लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कर डालो, देखते हैं क्या होता है। तीसरी बात, टीडीपी और जेडीयू आखिर ये सब स्वीकार क्यों कर रहे हैं, ये भी आपका प्रश्न था। क्या उन्हें नहीं लगता कि एक बैलेंस होना चाहिए? बैलेंस बनाने की कोशिश नीतीश कुमार ने नालंदा यूनिवर्सिटी के तथाकथित उद्घाटन कार्यक्रम में कर दी। मैं तथाकथित इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये तो बहुत पहले ही उद्घाटन हो चुका था, उसका पुनरुद्घाटन कर डाला। तो उसमें नीतीश कुमार ने खरी खरी सुना दी। नीतीश भी जानते हैं कि बीजेपी बिहार में उनकी राजनीति समाप्त करने के भरपूर प्रयास कर रही है और वो कर भी देगी, ये उनको पता भी है। उसके पहले ये तो शेर और मात का खेल ऐसा चल रहा है कि हैं तो अलायंस में,
लेकिन दोनों जानते हैं, ये जानते हैं हमें उनको खत्म करना, वो जानते हैं मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब वो एक एक दिन का गेम खेला जा रहा है, और इसलिए नीतीश जी ने खुद की इमेज बचाने के लिए स्टेज पे से यूपीए की तारीफ कर दी। ऐसा वो कभी नहीं करते। ऐसा करके उन्होंने इंडिया अलायंस में भी अपने लिए एक छोटा सा दरवाजा खुला छुड़वा दिया कि भाई मैं कल को आ भी सकता हूं। लेकिन इसमें बड़ी बात बुशरा जी जो मैं देख पा रहा हूं, हो सकता मैं गलत हूं इसमें, मुझे जो दिख रहा है, इंडिया अलायंस बिल्कुल भी हड़बड़ाहट में अपनी सरकार बनाने के फेर में नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद ये बहुत ही परिपक्व रणनीति है। इट्स अ वेरी मैच्योर स्ट्रैटेजी। हड़बड़ी में बनाओ और एकदम से 6 महीने में ध्वस्त हो जाओ, उससे तो अच्छा है मोदी जी को सब कुछ कर लेने दो, दुनिया को देख लेने दो, जो आरोप उन पर लगते आए वो फलीभूत हो जाने दो, और उसके बाद उनका अपने आप डिसइंटीग्रेशन हो जाने दो। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सरकार को आगे आने वाली है, पिछली दोनों पारियों में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अलॉट होते हैं, टेंडर्स अलॉट होते हैं, उसमें एक तरफा काम होता था। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है सारे टेंडर लेने वालों को पता है, सारी बड़ी कंपनियों को पता है, रेट्स फिक्स होते हैं, भ्रष्टाचार कितना % होना है सब फिक्स है। अब जब दूसरे पार्टियों को भी मंत्रालय मिल गए हैं और उनमें से एक ने भी अगर टांग अड़ा दी कि नहीं हम ये भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, उसको कैसे मैनेज करने वाले हैं आप? या उनके रेट ज्यादा निकले कि हम तो नॉर्मल रेट से ज्यादा लेंगे, तो उसको कैसे मैनेज करने वाले हैं आप? कोलिशन में सरकार चलाना ऐसे डुओ के लिए, मोदी शाह के लिए, इन प्रैक्टिकल कारणों से अभी आगे अगर आप देखिएगा बड़ी मजेदार परिस्थितियां उत्पन्न ऐसी होने वाली है। और जितने भी मेरे यार दोस्त मित्र हैं जो बताते हैं ये चीजें अंदर से सरकार के, उनका कहना है कि ये इस तरह का भ्रष्टाचार बहुत व्यापक है और एक मेजोरिटी होती है तो वो आसानी से हो जाता है, इट रिमेन्स अंडर रैप्स, लेकिन अब ये सब खुल के बाहर आने लगेगा। तो कुल जमा फिर से 100 बातों की एक बात यह है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने मन बना लिया है कि मैं तो अपने मन की करूंगा, और एक बार स्पीकर मेरा बन गया तो मैं कुछ क्विड प्रो क्यो लेन देन करके जेडीयू और टीडीपी को थोड़ा और खुश कर दूंगा और ये साइलेंट भी हो जाएंगे। लेकिन इसके अपने खतरे हैं, अगर उन्होंने साथ छोड़ दिया तो मोदी जी बहुत गंभीर संकट में आ जाएंगे। और उनके साथ छोड़ने के बाद क्या क्या संभावनाएं पैदा होती हैं, ये तो वो एक बार साथ छोड़ेंगे तब पता चलेगा। और कुछ और बीजेपी के सदस्य जैसे बंगाल की जो खबरें आ रही थी वो सब अभी हो जाने दीजिए, अभी कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें होंगी और उसके बाद ही हम इस पे और बेहतर टिप्पणी करने की स्थिति में आएंगे। जी, क्या आपको लग रहा है संदीप जी आने वाला जो लोकसभा का सत्र है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि विपक्ष एक तरह से इंतजार में है कि कब लोकसभा का वो सत्र शुरू हो, स्पीकर चुना जाए, फ्लोर टेस्ट हो और नियमित रूप से लोकसभा जब चले तो उसमें कैसे नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को कैसे जवाबदेह बनाना है, या मैं कहूँ सही अल्फाज में कि घुटनों पर लेकर आना है। 10 साल का इन लोगों ने इंतजार किया है, उन 10 साल में क्या क्या किया गया है विपक्ष के नेताओं के साथ। जो राहुल गांधी अभी सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं, कैसे उनकी सांसदी चली गई, उनसे उनका घर छीना गया, वो तमाम चीजें सब लोगों ने देखी। माइक म्यूट करना, 150 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा देना, फ्रेम से जब वो बोल रहे हो उनको हटा देना, उनकी किसी बात को ना सुनना, कैसे एक चुने हुए सांसद को उसके मजहब के आधार पर उसको गालियां देना, वो सब कुछ हमने देखा और उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो सब भी हमने देखा है। तो ये तमाम तो उनके जहन में है ही, और इससे पहले संसद शुरू हो एक लंबी फहरिस्त है विपक्ष के पास जिसपे उसे सरकार को घेरना है, क्योंकि पेपर लीक एक इतना बड़ा मामला बनकर आया जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और इन तमाम जगहों पर भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। लेकिन लग रहा है कि उसने कोई सबक नहीं सीखा है, और एनटीए को शुरू में ही शिक्षा मंत्री क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे थे, और अब वो कह रहे हैं कि शायद उन्होंने ये ऐसा करके गलती की, जल्दबाजी की। लेकिन अभी आप ये देखिए कि वो तमाम चीजें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। आपको नहीं लगता कि चाहे वो अपने मनमाने तरीके से, मान लीजिए कि ओम बिरला को ही बना देते हैं वो स्पीकर, लेकिन वो फिर भी वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने 14 में किया या फिर जो उन्होंने 19 में किया, क्योंकि अब वो विपक्ष नहीं है और वो जनता भी नहीं है जो हर चीज को एक्सेप्ट कर लेगी। बिल्कुल, देखिए अगर ओम बिरला जी या उनके ही जैसा कोई एक मोदी जी का राइट हैंड मैन लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, वो बिल्कुल वही करेगा जो पिछली लोकसभा में हुआ था। उनके तरीके नहीं बदलेंगे, हम इस चीज को लेकर पूरी तरह निश्चिंत रहें।
कि वो अचानक से बड़े सहृदय हो जाएंगे, अचानक से संविधान की इज्जत करने लगेंगे, अचानक से संसदीय परंपराओं का मान रखते हुए विपक्ष को उस पे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है अगर ओम बिरला जी या उनके जैसा कोई बनता है तो, क्योंकि उनको ये निर्देश होगा कि विपक्ष को कुचल दो, आगे की आगे देखी जाएगी। अभी जो सत्र होने वाला है, मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं। मोदी जी की ये पूरी कोशिश होगी कि उनका व्यक्ति ही स्पीकर बने, ए, और जल्दी से जल्दी सत्र को निपटा दिया जाए, बी। ये दो इनके गोल होंगे और इनकी डे टू डे स्ट्रेटेजी यही होगी कि उनके सारे सदस्य सदन में हमेशा मौजूद रहें। उसके लिए वो एक परमानेंट व्हिप जारी करवा देंगे कि कम से कम बीजेपी के सारे लोग हों, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, इंडिया अलायंस जैसा आपने कहा इतना मार खा के बैठा हुआ है 10 साल से, इतने अंदर से भरे हुए हैं कि उनकी अटेंडेंस तो बहुत हाई रहने वाली है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी और उनके साथियों की अटेंडेंस रह जाए 100, 125, 150, 250 और ये बैठे हुए 240 लोग, तो फिर तो इनको दिक्कत ही हो जाएगी चलाने में कुछ भी। तो इसलिए इनको तो ये लगातार व्हिप देंगे कि भाई सब लोग आओ, और वो एक एक को ट्रैक करेंगे कि कौन कहां है। और इंडिया अलायंस भी पूरी ताकत से आएगा। स्पीकर अगर ओम बिरला या उनके जैसा कोई हुआ, कुचलने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर मीडिया भी इंडिया अलायंस के मुद्दे थोड़े थोड़े उठाएगा, सोशल मीडिया पुरजोर तरीके से उठाएगा और सड़कों पर प्रदर्शन होंगे सारी पार्टियां। अब जैसे अखिलेश यादव जी और समाजवादी, क्या आपको लगता है वाकई कि अगर अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं उनका माइक म्यूट हो गया या उनपे से कैमरा हटा दिया या मार्शल से धक्के देके उनको बाहर निकाल दिया, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुप बैठी रहेगी? अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो वो तो फिर फैंटेसी लैंड में जी रहा है। ऐसा करके वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने का काम कर देंगे और उनके रैंक एंड फाइल में जो जोश आना है वो अखिलेश यादव जी के एक अच्छे भाषण से कहीं ज्यादा अखिलेश यादव जी को कुचलने के प्रयासों से आएगा। तो मोदी जी एक कैच 22 सिचुएशन में फंस गए हैं। अगर चुप बैठे और सब कुछ सुचारू होने दें तो विपक्ष का मजबूत होना तय है, और अगर नहीं होने देंगे तो डबल तय है। तो अब उनके लिए डेविल इन द डीप सी है, और इसीलिए सभी लोग कह रहे हैं कि उनकी राजनीति अब ढलान पर है। उनको ग्रेसफुल तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके देश हित में सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा वर्थवाइल रिटायरमेंट का समय आगे आएगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट करके चलेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उनका स्टॉक गिरता जाएगा और विपक्ष का स्टॉक बढ़ता जाएगा, जिसका पहला सबूत महाराष्ट्र के चुनावों में मिलना तय है। आप मार्क करके रखिए, महाराष्ट्र के चुनावों में इतना एक तरफा निर्णय आने की अब गुंजाइश है कि जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। और लोकसभा के पहले भी हमने ये बात कही थी और कई लोगों को बड़ा डाउट था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बीजेपी तो अच्छा क्या हुआ, सबने देखा कैसा सफाया हो गया, पूरा बंबई में पूरा सफाया हो गया। जनता में बहुत रोष है और संसद की कार्रवाई में अब आप अगर पुराने तरीके अपनाएंगे देन यू हैव टू बी रेडी टू पे द प्राइस फॉर इट, एंड द प्राइस इज गोइंग टू बी इमीडिएट। जी, क्योंकि ये साफ तौर पर लग रहा है कि इवेंट में बिजी है नरेंद्र मोदी, और लगातार फोटोज जब कल नालंदा यूनिवर्सिटी का जब अभी गए थे 2 दिन पहले जब वहां के उद्घाटन के लिए, तब देखा कि पूरा का पूरा उन्होंने अपना फोटो शूट कराया। आज कश्मीर में फोटो शूट उन्होंने कराया, उससे पहले इटली में उन्होंने अपना फोटो शूट कराया था। तो अभी भी वो इवेंट जीबी हैं, एक के बाद एक उन्हें इवेंट चाहिए, क्योंकि इसके अलावा उन्हें कुछ आता नहीं है। उनको ये चाहिए एक तरह से उनकी खुराक है ये, और उसके बगैर वो आगे बढ़ नहीं सकते। बिल्कुल उसी तरीके से है। और वैसे ही विपक्ष को चलना, विपक्ष को डिमीन करना, उनको ये कहना कि वो कैसे देश के दुश्मन है, वो लोगों के हितैषी नहीं है, इस तरह की तमाम बातें उन्हें करने की आदत है। यही उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसमें लग नहीं रहा है कि कोई बदलाव होगा। और अगर बदलाव नहीं होता है, और बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी संदीप जी, तो फिर उसके नतीजे आप क्या देख रहे हैं? जी, बदलाव बिल्कुल भी नहीं होगा। मोदी जी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। 4 और 5 तारीख को थोड़ी सी उम्मीद आपको और हमें थी कि शायद वो बदल जाए, वो 6 तारीख से पूरी हट गई और अब हम बिल्कुल क्लियर हैं। और ये अच्छा है कि वी आर वेरी क्लियर, हमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं, उन्होंने तो भ्रम हटा ही दिया सारा। मोदी जी के लिए रोज एक नया इवेंट करना, फोटोज खिंचवाना और उनको पब्लिसाइज करना उनकी इमेज को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है।
वो अपने कल्ट के उस एज पर आ गए, पूरी जो लाइफ साइकिल होती है कल्ट की, वो उस स्टेज पर हैं जहां अगर ये करना बंद किया एकदम से धड़ाम से पतन हो जाएगा। These events are the only thing holding up that cult, क्योंकि जमीन पे कुछ भी नहीं बचा है, नौकरियां हैं नहीं, युवा बेरोजगार हैं, करोड़ों लोगों के पेपर्स लीक हो रहे हैं जिसपे किसी को सजा नहीं मिल रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है जिसपे किसी तरह का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट उसका संज्ञान नहीं लेती। प्रज्वल रेवन्ना मामले में क्या हुआ, मोदी जी के खुद के उसके साथ, मैं आई कैन कंटिन्यू, मैं 25-30 है, जनता देख रही है, जनता समझ रही है। ऐसे में अब आगे होगा क्या? इनकी राजनीति अब ढलान पे जाएगी, जिसको बचाने के लिए ये उल्टे पुल्टे बहुत से काम करेंगे। अब कुछ होना नहीं। देश बदल चुका है, देश ने लोकसभा चुनाव में इनके खिलाफ निर्णय दिया है। ये बात ये जितना जल्दी स्वीकार कर लें, बीजेपी और आरएसएस के लिए अच्छा होगा। आप मोदी जी और शाह साहब जितना खुद को बचाएंगे, उतना बीजेपी एंड बाय एक्सटेंशन आरएसएस का डैमेज होना तय है। और ये तो बीजेपी और आरएसएस को समझना है कि वो खुद का डैमेज किस हद तक होना देने के लिए तैयार है। और विश्व में डंका बज रहा है। ये डंका गांव गांव में मोबाइल फोन पे बजवा दिया गया था, लेकिन डंका बजा या डंका फटा, ये अब सबको साफ दिखाई दे गया है। और हमें कहीं ना कहीं अब एक मैच्योर पॉलिटिक्स की दरकार है इस देश को। और वो मैच्योर पॉलिटिक्स, इतने बड़े देश में रातों रात ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते। मैं, कई लोग बड़े निराश भी हैं कि अरे ये सरकार तो फिर से बन गई, इनके खिलाफ इतने वोट पड़े। मैं ऐसे सभी लोगों को जो दिल से सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, प्रोग्रेसिव वैल्यूज के पक्षधर हैं, सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, मोदी जी भी रातों रात मोदी जी नहीं बने हैं। आप ये मत सोचिए कि अचानक से एक दिन मोदी जी आ गए। अरे भाई, बहुत मेहनत की थी मोदी जी ने। आपने 2008 में उनको ताज होटल के सामने भाषण देते हुए सुना था कि नहीं, जब आतंकवादी गोलियां चला रहे थे, मोदी जी हर जगह पहुंच जाते थे भाई। सालों तक, पूरा मीडिया सालों तक उनको प्रॉप अप करता रहा। पूरा एक आंदोलन हुआ अन्ना हजारे का, और 6 साल में यूपीए का कबाड़ा हुआ। तो समय लगता है भारत में बदलाव होने में। इस बार के लोकसभा चुनाव ने बहुत बड़ा बदलाव ऑलरेडी कर दिया है। अब सिर्फ एक और फाइनल झटका और आप देखेंगे कि राजनीति बदल जाएगी। और ये होगा, अच्छी पॉलिटिक्स का उदय फिर से होगा। निराश होने की जरूरत नहीं। अगर मोदी जी खुद ही कर दें, दोस्ती का हाथ बढ़ा दें और संसद को प्यार मोहब्बत से चला दें, तो फिर मोदी जी को भी बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो ऐसा कभी करेंगे नहीं। जी बिल्कुल, उनकी फितरत में नहीं है और वो ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन विपक्ष लगातार मोर्चा खोले हुए है। हमने देखा कि किस तरह से कल राहुल गांधी ने यूजीसी नेट और नीट की परीक्षाओं को लेकर जो पेपर लीक हुए उसको लेकर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि आप रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवा सकते हैं, इजराइल और गजा की वॉर रुकवा सकते हैं, लेकिन अपने देश में आप पेपर लीक जो है उसको नहीं रुकवा सकते हैं। और अब सीबीआई ने ये खुलासा भी कर दिया है, पर्दाफाश किया है कि यूजीसी नेट का जो पेपर लीक है वो डार्क नेट पर अपलोड जो है वो कर दिया गया था और एक दिन पहले, एग्जाम से पहले वो लीक हुआ। आप सोचिए कि कितना खिलवाड़ युवाओं के साथ लगातार हो रहा है और वही युवा हैं जिन्होंने बदलाव की बयार जो बही 2024 के इस लोकसभा के इलेक्शन में, उसका नतीजा हमने देखा और हमें पता है कि रिजल्ट कुछ और होते और उसके पीछे का भी क्या क्या खेल हुआ है वो सब भी हम सबको पता है। जी संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।